जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। तो उनका सम्मान यदि हम पुष्पलता जी को सौंप दें, अगर वो ये दायित्व वहन करने के लिए तैयार हो, पहुंचा सके उन तक, तो पुष्पलता जी आए और अनीता भारद्वाज अर्णव जी का सम्मान जो है वो ग्रहण करें और दायित्व वहन करें कि उन तक पहुंचाएंगे। जी फोटो तो चाहिए। एक आध बार से उड़ा था, उसने तो कवर तो करनी है। पुस्तक लोकार्पण के लिए 13 पुस्तकें यहाँ पे हैं। सबसे पहले एक पत्रिका का लोकार्पण करेंगे और हाँ, लोकार्पण से मुझे याद आया कि जो पुस्तकें मुझे लोकार्पण के लिए यहाँ पे प्राप्त हुई या जो साथी ने चर्चा की, उन्होंने कहा कि सर पुस्तक को लपेट के लाना है कि बांध के लाना है। तो वहीं से चिंतन शुरू हुआ कि भाई हम पुस्तक को क्यों तो लपेटें, क्यों बांधें। कई बार ऐसे आयोजनों में जाते हैं तो वहां पर भी यूं खुलता नहीं है। तो ये एक विचार करने की बात मेरे सामने आई। जी, कागज भी वेस्ट होता है। लोकार्पण का मतलब तो लोक को अर्पित करना होता है। लोग आप सामने बैठे ही होते हो, विमोचन होता है, विमोचन का। जी जी, अब राजकुमार जी ने बीच में एक नई बात दी थी, विमोचन होता है। विमोचन उसका होता है जिसको मोच के रखा गया। संकट उसका मोचन किया जाता है जिसके ऊपर कोई संकट हो। संकट मोचन हनुमान जी का नाम दिया गया, तो संकट में कोई है ही नहीं, तो संकट किसका मोचन होगा जी। और पुस्तक जो है हमारी, उसका हम लोकार्पण करके विमोचन क्यों करेंगे? आज देखिए, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत में वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आजादी सबको है। वो समय तो रहा नहीं कि कुछ लिख दो मुकदमा चल जाएगा। लोग इसलिए अपने विचारों को, अपनी पुस्तकों को छुपा के रखते थे। एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को देना है कि नहीं देना है, मेरे पोते तक ये बात चली जाए, दूसरे के पोते तक ना जाए, तो इसलिए लोग छुपा के रखते थे बांध के पोथियों में। तब तो होता था विमोचन, उसको आजाद करवाने के लिए प्रयास किए जाते थे। और जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब कुछ लिखा जाता था तो मंत्री को बुला के विमोचन कर दिया। मंत्री ने गारंटी ले ली कि इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, तो लिख भाई। तो तब तो होता था विमोचन। आज होता है लोकार्पण। तो मैंने किसी पुस्तक को आज बंद में नहीं दिया, सारी पुस्तकें खुले की खुली होंगी और आपके सामने आएंगे और उसका लोकार्पण होगा जी। हाँ, पर्दा प्रथा। तेजेंद्र जी हमारे यहाँ के चुटकी सम्राट हैं। इन्होंने कहा पर्दा प्रथा खत्म होगी। मुझे ध्यान आया, 2 दिन तो चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन मेकअप कर सकती है, तीसरे दिन तो गली बितवाड़े की औरतों ने उसका मुंह देख ही लेना है। अब बीच में जलपान थोड़ा सा हो जाए देख करके, तो थोड़ा सा उनको सुन लें, फिर अपनी सुनाएंगे। अपनी कह दो आपकी सुन लो, इन बातों का चाव करता है, मगर जो सुन नहीं सकते बात सच्ची उन्हें मेरा स्वभाव करता है। तो जो मुंह ढक के निकलती है, मेकअप करके निकलती है, वो कहाँ सुनेंगे इस बात को कि भाई मेकअप अच्छी चीज नहीं है। 2 दिन के बाद तो सबने जो है ना चेहरा देख ही लेना है, पुस्तक का भी देख लेना है। तो इसलिए हमने पुस्तकों को आजाद करने की कोशिश की है। तो
सिंगला जी से, जय भगवान सिंगला जी से कि वो आए और अपने शब्दों से नवाजें। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ इस एरोप्लेन में बैठे सभी वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे अनंत प्रकाश जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझ जैसे एक नाचीज को मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं साहित्य के क्षेत्र में अभी प्राइमरी का विद्यार्थी हूँ। मैंने तो मात्र 10 वर्ष पूर्व ही लिखना शुरू किया था, तो आप लोग तो पता नहीं कब से लिख रहे हैं, कितने ग्रंथों की आपने रचना की है। लेकिन जो आज का आयोजन है, मैं इसके बारे में ये निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और जहाँ तक जहाज की बात भाई साहब ने कही, सचमुच मैं जब यहाँ बैठा था ना तो सामने कैबिन नजर नहीं आई, इसलिए मैंने कहा था कि घर जैसा माहौल है। तब मैंने जो उठ के इधर आया तो देखा तो कैबिन इन्होंने इस साइड में बना रखी है पूरा जहाजी, और ये फीलिंग भी वही आ रही है। भाई साहब आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए, जो इन्होंने हमारे जो लोक साहित्यकार हैं आदरणीय श्री जयलाल जी की समृद्धि में ये शुरू किया है, ये बहुत ही वंदनीय प्रयास है, अनुकरणीय प्रयास है। अगर हम साहित्यकार साहित्य की रचना को लेकर सजग नहीं रहेंगे, साहित्यकार को लेकर सजग नहीं रहेंगे, तो फिर क्या बनेगा। आज तो साहित्यकार समझो एक तरह से उसकी अवहेलना हो रही है, क्योंकि ये जो डिजिटल चीज़ें हो गई, अब सारी चीज़ें केबल पे आने लगी, मोबाइल पे आने लगी, टेलीविज़न पे आने लगी, इन्होंने कहीं ना कहीं साहित्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि ये जो साहित्य है लेखन वाला, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी महत्ता किसी भी कारण से कम ना हो। और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम लोग आपस में मिलकर इस तरह के साहित्यिक आयोजन करें, ताकि एक दूसरे से परिचय हो, एक दूसरे की बात का ज्ञान हो, हमें कौन किस क्षेत्र में लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आज के साहित्यकार की हालांकि मैं कहने के लिए कुछ ज़्यादा इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज के साहित्यकार के सामने चुनौतियाँ ज़्यादा हैं पहले से। आज देखिए लिखने के क्षेत्र कितने बढ़ गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के टाइम में एक गरीबी को लेके, शोषण को लेके एक मेन एक फील्ड था उनके पास, लेकिन आज चाहे आप लड़कियों की शिक्षा को लेके देख लो, चाहे आप वृद्धों की दशा को लेके देख लो, कितने क्षेत्र इस बार हैं। आप बच्चे जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो टेलीविजन यूज कर रहे हैं, जो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये यूट्यूबर आ गए, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। तो इसको मुकाबला करने के लिए हमें साहित्य में और आगे जाके और रचनात्मक कार्य करना होगा, तभी हम इसमें ना सफल हो पाएंगे। अब देखिए हमारे प्रेरणा में वृद्ध आश्रम में, जहाँ पे प्रेरणा साहित्य सदन की बात हो रही है, उसी में मेन हमारा प्रेरणा वृद्ध आश्रम है। आप लोगों में से कई गए भी हैं, मैं देख रहा हूँ चेहरे कई, मैडम शील कौशिक जी वहाँ साहित्य सदन में रह के भी आई हैं, विजय साहब भी गए थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को जब उनको संभालने की उम्र होती है, उनको दुत्कार देते हैं। अब इसको समाज को की बुराई बनता जा रहा है, इसको कौन उठाएगा। ये जिम्मेवारी हम और आप लोगों की है कि हम एक ऐसा साहित्य लोगों को दे पढ़ने की उनको एहसास हो कि कल मैंने भी वृद्ध होना है। अगर मेरे साथ ये होगा, मेरे बच्चे मेरे को जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा बाहर धकेल देंगे, तो क्या बनेगा। अब ये फीलिंग नहीं आ रही बच्चों में। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ डेली 20-50 टेलीफोन आते हैं, मैं ये दुखी हूँ, मैं वो दुखी हूँ, मैं ये दुखी हूँ। इस क्षेत्र में कितना कार्य करने की जरूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी इस प्रार्थना को माने और वृद्धों की जो दुर्दशा हो रही है, या एक इमेजिनेशन हो रही है कि क्या होगा, उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार गोष्ठी होनी चाहिए, उस पर साहित्य का लेखन होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो प्राचीन हमारी परंपरा है ना उसको कायम रख सकें। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा। ये जो यूट्यूब वाले हैं, ये जो डिजिटल जो साधन है, ये तो उसका शोषण कर रहे हैं, उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि
बड़ी भारी आज़ादी मिल गई बच्चों को कि माँ बाप को छोड़ा और अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो नहीं, हमें उसमें ये दिखाना है कि हमारी असली जो विरासत है हमारे बुजुर्ग हैं। तो इसी तरह लड़कियों की पढ़ाई के क्षेत्र में देख लीजिए आप, अब कितना अब सर्विस नहीं मिल रही, मानने वाली बात है, उसके लिए लड़कियों को कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये सोचने का विषय है। बेटियां हम पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसलिए थोड़ा करते हैं कि उनका शोषण हो। ये कई ऐसे क्षेत्र नए जुड़ गए जो मैंने महसूस किया, इनके ऊपर ना लेखन होना बहुत जरूरी है। और एक जो दुष्प्रभाव आ रहा है ना डिजिटल मीडिया का, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, देख के दुख होता है। इस विषय में भी जब तक हम लोग जागरूक होकर नहीं लिखेंगे ना, ये भी एक आने वाले टाइम में भयंकर बीमारी हो जाएगी। 12-15 साल का हर एक लड़का आंखों के दोष से पीड़ित हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, आप इसको अदरवाइज ना लेना। मैं जो मेरे मन के विचार हैं मैं केवल वही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई साहित्य का बहुत लंबा चौड़ा तजर्बा नहीं है। माड़ी मोटी ठीक है, लिखना बिखना कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन ये जो बातें महसूस होती है ये अवश्य होना चाहिए। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी विरासत है, हमारी जो भी रीति रिवाज रहे हैं, उनको हमें सहेज के रखना ही पड़ेगा। ये सबकी जिम्मेवारी है, और सबकी जिम्मेवारी के साथ साथ साहित्यकार की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो मात्र एक जो कहते हैं समाज का दर्पण है, मात्र दर्पण नहीं है। दर्पण किसी को कोई नई दिशा में जाने के लिए मार्गदर्शक का काम नहीं करता। दर्पण मात्र आपकी छवि को दिखाता है। लेकिन साहित्य और साहित्यकार ये तो आपका मार्गदर्शक है कि आपको बताएंगे कि आपने किस दिशा में जाना है, समाज किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसको कैसे मोड़ के हमने किस दिशा में लेके जाना है। यह जिम्मेवारी जो ना साहित्यकार की है कि वो ऐसे साहित्य का सृजन करे जिसमें ये जो बीमारियां नई आ गई हैं, मैं ओपन आई से देखता हूँ डेली वृद्धाश्रम के माध्यम से या हमारी संस्थाएं प्रेरणा उसके माध्यम से कि कई तरह की ऐसी बीमारियां हो गई जो हमारे बुजुर्गों ने कभी इमेजिन ही नहीं की थी। मैं 12 साल तक गांव में रहा हूँ, मैंने वहाँ की जिंदगी देखी है अच्छी भली, कोई ऐसी बात सोचा ही नहीं था। जो गली मोहल्ले में बैठे रहते थे अपने बुजुर्ग, वहाँ पे चौंतरे पे बैठे रहते थे, चौपाल में बैठे रहते थे, वो समाज में ना एक प्रहरी का काम करते थे। कोई गैर आदमी गांव में घुसता था ना तो उसके घर तक पहुंचने तक ना 20 आदमी, क्या बात है भाई, किसके जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, क्या काम है, यहाँ बैठ जा, मैं बुला दूँ। आज देखिए शरेआम सेक्टर में तो खास तौर पे दिन दिहाड़े लोग आते हैं, लूट के पीट के, दिन दिहाड़े ताले तोड़ते हैं, खिड़की उतारते हैं, लूट के चले जाते हैं, और सामने वाला देख रहा है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन होगा, मैं तेरा ड्यूटी तो बनती है बिल्कुल सामने है। ये जो कई चीजें बीमारियां नई नई आ रही है ना समाज में, मेरी इच्छा है कि इसके ऊपर जरूर लिखा जाए कि अपनी जो सामाजिक हमारी जिम्मेवारी है हम उसको समझें। अगर हम नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। आज मेरी खिड़की उतारता कल तो दूसरे की निकलेगी, तो चौथे की चोरी होगी तो क्या बनेगा। हमारे कुरुक्षेत्र में अपने अखबार में शायद पढ़ा होगा, एक डॉक्टर के घर गए और उसका मर्डर कर दिया, और उनको ये भी नहीं रात को 2 बजे दिया, 9 बजे नीचे स्टाफ भी है, किसी को पता नहीं लगा। पड़ोसी है, बिल्कुल कॉलोनी के अंदर है, रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर है, हुड्डा के अंदर है, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे से बेखबर होते जा रहे हैं। हमारे गांव वाले आदमी हमारे से बहुत अच्छे हैं, किसी रास्ता पूछो ना, कई बार जाता हूँ मैं, चलो भाई मैं छोड़ के आता हूँ, कार में बैठ जाएंगे, जाके घर छोड़ के ताओ ये तेरा मिलने वाला है। हमारे शहर में है कोई ऐसा, कोई सेक्टर में, मैंने आप चंडीगढ़ में आप लोगों ने भी देखा होगा, भुगता भी होगा कि पूछो कि 380 नंबर कहाँ है, वो पता नहीं, और कहाँ पूछ 375 में पूछ रहे हो आप, पता नहीं, उसके पीछे पता नहीं। ये समाज जो एक दिग्भ्रमित होता जा रहा है, नई नई भ्रांतियां पैदा होती जा रही हैं, एक अवहेलना पैदा होती जा रही है कि मैं क्यों, मेरा क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है। इसको ना हमें प्रमुखता से उठाना होगा, तभी हम एक नए समाज की कल्पना कर सकते हैं, जैसा समाज हमारे बुजुर्गों ने समझा था। आज के आयोजन में मैं आभारी हूँ भाई साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और विशेष तौर पे आभारी हूँ भाई मधुकांत जी का, क्योंकि अनंत प्रकाश जी से मेरा कोई
परिचय नहीं था पहले ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई बहुत बड़ी आदमी है, तो जाना है तेरे को वहाँ। मैंने कहा सर मैं बीमार नहीं, नहीं जाना है, बस मैंने कह दिया ना जाना है। तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और भाई साहब की और आप लोगों का भी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इस नाते स्वीकार किया। और मुझे भाई साहब में जहाज में मैं कह रहा कि मेरे पिताजी ने कहते जल्दी आओ, मैं कहा पिताजी ने जहाज तो लेके दिया नहीं, कार से आ रहा हूँ मैं, तो उन्होंने वो मेरा सपना भी पूरा कर दिया। और आगे पीछे भी मेरे साथ बॉडी आगे भी कह रहे हैं कि बुलाते रहेंगे, जहाज की सैर कराते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं भाई साहब को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत दूरी पर खड़ा था तो पूछ रहे थे कि आगे बुलाते रहो क्या करते रहोगे। मैं कहता हूँ इससे 2 फुट दूर होते तो मेरे पास कुछ नहीं होता है। पीयूष जी जानते हैं, सिरसा में जिन्होंने मुझे बुलाया वो भी जानते हैं, यहाँ इससे और मेरा जो है ना 6 इंच का जो फासला होता है ना, उसमें मेरे पास बहुत कुछ होता है, यही देता है। इससे मेरी दोस्ती है पुरानी सन 1981-82 से। आकाशवाणी ने जब मुझे ये माइक सौंपा था और कहा था कि आप जो है ना इस सीट के ऊपर बैठ गए, अनाउंसर हैं, और अब आपकी और इसकी दोस्ती है, हमें भी बोल दिए ये कि हम अधिकारी हैं आपके। खैर चलिए, अब इन्होंने जो बातें कही हैं कि इन मुद्दों के ऊपर लिखना है, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। मेरे मित्र महेंद्र सागर बैठे हैं, सोशल मीडिया कितना सोशल कितना अनसोशल, ये इन्होंने आज से 3 साल पहले लेख लिखा था और इनका प्रकाशित हुआ है ये। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साहित्यकार लिख रहे हैं और सिंगला जी इस तरफ ध्यान दें, और इसके लिए ध्यान देने का अभिप्राय ये है कि जिन लोगों का लिखा हुआ इन्हें पसंद आ रहा है उसको इकट्ठा करें और इकट्ठा करके प्रकाश में लाएं, ताकि एक याद रहे कि हाँ सिंगला जी ने इस दिशा में काम किया और इसी साहित्यकार को आगे लेकर के आए। तो ये संक्षेप में उनको संकेत दे दिया है। तो इसके बाद इनके आभार के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगली कड़ी की तरफ, और अगली कड़ी है आनंद मार्ग पत्रिका के लोकार्पण का। हमारा जो काम है वो हम करेंगे आज, और ये पत्रिका क्या है बिल्कुल संक्षेप में मैं बताता हुआ चलूंगा। आपका समय अधिक तो मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइम निश्चित किया हुआ है। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं आपको बता दिया जाता है कि इतने किलोमीटर की दूरी हमने इतने समय में तय करनी है, तो वो उतने समय में होगी ही होगी। यदि मौसम खराब हो जाएगा तो हवाई जहाज ऊपर चक्कर काटता रहेगा, लेकिन आपके जान माल को कोई नुकसान नहीं होने देगा पाएंगे। ये गारंटी होती है उसकी, जब तक उसकी जान में जान है वो किसी सवारी को नुकसान नहीं होने देगा। खैर, ये तो आप तुलना कीजिए, कल्पना कीजिए और अपने साहित्य के आकाश में उड़ते रहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं आनंद मार्ग पत्रिका के लोकार्पण की तरफ। उससे पहले 2 बातें ये कि जब 31 अगस्त 2021 को मैं रिटायर हुआ शिक्षा विभाग से, तो ज्ञान प्रकाश पीयूष जी ने और प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने, राजकुमार निजात जी ने, मधुकांत जी ने पूछा था कि भाई कल से क्या करोगे। मैंने कहा कि आज जिस आनंद प्रकाश को देख रहे हो ये तो होगा नहीं, बदला हुआ होगा निश्चित रूप से, और बदला हुआ होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसा काम करेगा ही जिसको देख करके आपको खुशी मिलेगी। तो मैंने आनंद कला मंच प्रकाशन की स्थापना मिसिस के नाम से की, और आनंद मार्ग पत्रिका का रजिस्ट्रेशन मैंने अगले ही दिन अप्लाई किया, जो कि 1-2 महीने के बाद मुझे मिल गया। और उसके बाद आनंद मार्ग पत्रिका जो है वो शुरू की 20 जनवरी 2022 से, यानी कि आज 20 जनवरी 2022 से शुरू की मैडम, 21 से नहीं, क्योंकि 21 में तो मैं रिटायर हुआ। उसके बाद जनवरी जो आई, पिताजी की पुण्यतिथि आई, जन्मतिथि आई, तो उसके ऊपर हमने इसको शुरू किया। और कोरोना काल की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम हो नहीं पाया, तो आपको याद होगा, आपके भी मैं निरंतर संपर्क में था कि मैडम इस तरह से कुछ कर रहे हैं। तो ये जो पत्रिका है आनंद मार्ग, इसमें उसी तरह के लेख प्रकाशित होते हैं जैसा कि अभी जिक्र किया सिंगला जी ने। आप पढ़ेंगे देखेंगे तो इनको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या होता है। चलिए आज लोकार्पण करते हैं इसके ताज़ा अंक का। तो मंचासीन यानी कि अगली पंक्ति के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और इस औपचारिकता को एक बार पूरी करें। सिंगला जी, अध्यक्ष महोदय, और मैडम कमलेश जी, विजय जी, विपिन गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रकाशन की ओर से कोई नहीं है, आप रहे प्रकाशन की ओर से, आपकी रचनाएं हैं सभी हैं। आनंद मार्ग पत्रिका का लोकार्पण करते हुए सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तित्व
और इसके लेखक आनंद प्रकाश। चलिए धन्यवाद। आनंद मार्ग पत्रिका के दूसरे वर्ष का पहला अंक आपके हाथों में पहुंचा। धन्यवाद जी। हाँ मैडम को बुलाओ। मैडम कमलेश जी आइए, आपकी भी तो रचना है इसमें। हरिंदर जी हैं, जिन जिन की रचना भी आनंद मार्ग के 51 रचनाकार में शामिल है वो ग्रुप में आ जाए। राजपाल यादव जी भी हैं, आ जाए। चलिए 2 ग्रुप में हो जाएंगे। एक बार लोकार्पण हो जाता है तो दूसरे में फिर शामिल हो जाएंगे। बीच में जा, बीच में जा संपादक, बीच में जाए सर, इनके संपादन में है।